हाल ही में 4 फरवरी व 5 फरवरी 2023 को सीईटी का जो पेपर हुआ, ये भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिया गया। तो ये 40 प्रश्न 4 शिफ्ट, 4 फरवरी को 2 शिफ्ट, 5 फरवरी को 2 शिफ्ट, ये चारों जो शिफ्ट हैं उनके 40 प्रश्न हिंदी के हैं। उनके आंसर मैं आपको विश्लेषण सहित इसमें बता रहा हूं और संभावना ये की जा रही है कि ये प्रश्न नहीं तो इन जैसे प्रश्न आएंगे, इनका आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि 2-3 प्रश्न है वो रिपीट भी हो जाएं थर्ड ग्रेड में, तो थर्ड ग्रेड वाले विशेष रूप से ध्यान रखें। L1 वाले भी और L2 वाले भी अपने अपने टॉपिक का ध्यान रखते हुए आप ये सॉल्यूशन ध्यान से देखें। मैं आपको पूरे विश्लेषण के साथ ये बता रहा हूँ। पूरे 40 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न एक शिफ्ट में हैं, यानी 10 प्रश्न हिंदी के आते हैं तो 4 पेपर हो गए, तो 40 प्रश्न एक साथ ही आपको बता रहा हूँ। वैसे क्या है कि पेपर लाके और बीच बीच में बताता तो वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। अब मैं इसके बारे में आपको पूरा बता रहा हूँ। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? ये आपको बताया हुआ, जब भी संधि का प्रश्न आए तो ओ आए तो आपके मुंह से निकलना चाहिए ओ। ओ का मतलब वहां विसर्ग तो नहीं है, क्योंकि ओ दो में होगा, एक तो विसर्ग संधि में, एक गुण संधि में। तो गुण संधि में तो यहां ऊ करके देख लेंगे तो उभिलाषा तो होता नहीं। इसका मतलब अगर यहां ए है, इसका मतलब है ये विसर्ग संधि है। ये सह जोड़ अभिलाषा, ये सह जोड़ अभिलाषा, विसर्ग से पहले ए आ गया, यहां भी ए है, विसर्ग सहित ए का ओ बन जाता है, विसर्ग का ओ बनना। तो ये कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि होगी। ये पहला प्रश्न था। आप सभी प्रश्न है वो ध्यान से देखें और इसके दाएं बाएं भी देखें। जैसे ये सो अभिलाषा, ऐसे मनोभिराम है तो मनः जोड़े अभिराम, मनोभिलाषा है, मनः जोड़े अभिलाषा। तो ये ए और ए का आप ध्यान रखोगे, विसर्ग से पहले अगर ए की मात्रा हो, बाद में अगर ए हो तो विसर्ग का ओ बनता है। ये विसर्ग संधि का नियम है। दूसरा प्रश्न देखो, घुड़सवार में समास है। घुड़सवार में तो घोड़े पर सवार, जैसे घुड़दौड़ हो तो घोड़ों की दौड़, तो पर आ गया, इसका मतलब ये क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में कौन सा है? ये अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष घुड़सवार। और घुड़दौड़ होता तब ये संबंध तत्पुरुष होता, घोड़ों की दौड़। नेक्स्ट देखो, प्रश्न यहीं से आएगा, यानी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और फिर एजेंसी अगर एक है, परीक्षा वाली एग्जामिनेशन बॉडी एक है, तो वहां कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, ये कवि वृंद का है, उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। दाग लगाए लंगोटिया यार, ये भी लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है, अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है। और फिर देखिए, थोड़ी पूंजी धनी को खाए, तो इसमें देखिए कुछ नया करने के लिए सीमित साधन है वो पर्याप्त नहीं होती, सीमित साधन है वो पर्याप्त नहीं होते। फिर ये देखो, अपन ये भी कहते हैं तिल देखो तिलों की धार देखो, तो ये नहीं है, बल्कि ये होता है तेल देखो तेल की धार देखो। तिलों की धार थोड़ी देखी जाती है, अपन गांव में बोलते हैं कि तिल देखो तिलों की धार देखो, तो तिल नहीं बल्कि क्या है? तेल देखो तेल की धार देखो, यानी बहुत सोच विचार करके काम करना। इनमें से कोई भी एक लोकोक्ति पूछ लें, और भी है। अगर आज मैं आपको बता रहा हूं उसमें से एक भी प्रश्न आता है, इसका मतलब क्या है? अपना ये सॉल्यूशन है वो सफल है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। दूसरा, क्योंकि टॉपिक यही है, थर्ड ग्रेड में टॉपिक यही है। सुर भी शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। ये छोटी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है। गाय हमेशा बड़ी होती है, मात्रा होती है, ये ध्यान रखना है। सुर भी है वो सुगंध, तो ये देखो गंध और गाय, इसका अर्थ क्या है? गंध और गाय। ये शब्द युग्म का प्रश्न है। मात्राएं छोटी बड़ी वाली है वो सारे आपको यहां ध्यान में रखने हैं। जैसे ये देखो कृति कृति, ये देखो आप, ये रचना, ये रचनाकार या निपुण, चतुर को भी कृति कहते हैं। ऐसे ही शुद्धि शुद्धि,
सुधी, सुधी। ये देखो आप, ये सुधी है वो स्मृति और ये सुधी है वो विद्वान। ऐसे ही अली, अली, तो ये अली भ्रमर और ये अली सखी। ये छोटी बड़ी मात्रा वाला है, वो ध्यान में कर लेना है। बहुत पूछते हैं, शायद ये पूछ सकते हैं। जैसे ये देखिए आप, तरणी, तरणी, तो इस तरणी का अर्थ क्या है? सूर्य। सूरज छोटा, नाव बड़ी। इस तरह से आपको छोटी बड़ी मात्रा वाले हैं वो ड्यान में कर लेने हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। ये देखो आप, अवधि, अवधि, ये अंतराल, ड्यूरेशन, समय वाली अवधि, और वो अवधि भाषा, भाषा का नाम। तो ये छोटे बड़े वाले हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। यानी पेपर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न है वो आ सकते हैं। ये मान लीजिए ये नहीं है, इनमें से भी एक दो, मुझे जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि एक आध प्रश्न यानी 2-4 प्रश्न इसमें से भी आ सकते हैं। ये देखिए आप, तो पेपर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त, तो निवास में नि उपसर्ग है, सजावट में आवट प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है, सजावट कृदंत शब्द है, और सजाना से सजावट बना। ऐसे ही अन्वेषण है, इसमें अनु उपसर्ग है, अन्वेषण अनु उपसर्ग है। संकल्प में सम उपसर्ग है, तो प्रत्यय युक्त शब्द है वो कौन सा है? सजावट है। बाकी सब में क्या है? बाकी सब में उपसर्ग है। छठा प्रश्न देखो, ये हम बात कर रहे हैं 4 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट की। तो सीईटी वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना उत्तर मिला सकते हैं, अपने आंसर की मिला सकते हैं। आपके 10 में से कितने सही हुए? 10 हो गए क्या? शायद मेरे स्टूडेंट हैं उनके 10 होने चाहिए, क्योंकि पेपर वहीं से आ रहा है पूरा। दूसरा देखो, विसंगति शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो ये देखो, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ग्रेड L2 के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दूसरा देखो, इसमें डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर है वो अव्यवस्था या गड़बड़ी को कहते हैं। ऐसे डिस्क्रेशन, ये विवेक, या दूसरा शब्द भी है स्वेच्छा निर्णय, स्वेच्छा निर्णय, डिस्क्रेशन। और डिसमिस है वो बर्खास्त करना, डिसमिस का मतलब क्या है? बर्खास्त करना। और पोस्टपोन का मतलब है स्थगित करना। और ये देखिए आप, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? ये पोस्टपोन वाला है ना, वो एडजोर्न का भी ध्यान रखना है। एडजोर्न का अर्थ भी क्या होता है? एडजोर्न, एडजोर्न साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए, इसका अर्थ है अनिश्चित काल के लिए। एडजोर्न का अर्थ भी स्थगित होता है। साइन डाई मानी अनिश्चित काल के लिए। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कटु का कठोर नहीं होता, कटु का तो मधुर होता है। कटु का क्या होता है? मधुर। और कठोर का मुलायम। निंदा का स्तुति होता है, और कोप का प्रेम होता है, स्नेह मान लो। कृतज्ञ का सही है कृतज्ञ, लेकिन ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, कि उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है, न मानने वाला कृतज्ञ होता है। ये ध नहीं है, घ है, घ। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, और दीर्घ का ह्रस्व होता है। तो विलोम शब्द का प्रयोग किस समूह में सही? तो सही केवल एक में हुआ है, बाकी कोई भी सही नहीं है, तीनों विकल्प गलत हैं। इस तरह का प्रश्न ही विलोम शब्द में पूछेंगे। किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये देखो आप, गंगा, तालाब, नदी, समुद्र, तो यहां आप देख लो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी ये तीनों है वो जातिवाचक संज्ञा है, तालाब, नदी और समुद्र। बकरी, घड़ी, चाचा, ये जातिवाचक संज्ञा है, जबकि होली है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जनवरी एक महीने का नाम हो गया ना, एक बार का नाम हो, चाहे वार का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, तिथि का नाम हो, ये सब है वो पूर्णिमा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, धरती नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांदनी चौक एक है, एक ही शब्द है चांदनी चौक, एक स्थान का नाम, शायद दिल्ली में चांदनी चौक। और प्रदीप, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये सी हो जाएगा। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, ममता भाववाचक संज्ञा है, हाथ अंग का नाम हो गया ना, जातिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इतना आपको बता दिया, तो इनमें से कोई भी है वो आ सकता है। नेक्स्ट देखो, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग, वह रात भर नहीं सोया, इसी में है। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया। देखो आपको बताया था कि जैसे 7 क्रियाएं जो अकर्मक होती हैं, प्राय उनमें से प्रश्न पूछते हैं, जिनमें ये सोना भी है, हंसना, रोना, जमना, उड़ना, नाचना, ये 7 क्रियाएं आपको लिखवाई हुई हैं। ये मुड़ना, टिमटिमाना, इसके अलावा आप चहकना मान लो, यानी पक्षी पशु पक्षियों की बोली है, वो प्राय अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया में आप ये ध्यान रखोगे। कपिल आम खाता है, या आम कर्म हो गया, सकर्मक क्रिया। पानी सकर्मक है, चेतन पानी पी रहा है। सरोज नाटक देख रही है, क्या का उत्तर आ रहा है? तो ये सभी हैं वो सकर्मक क्रियाएं हैं। यहां पहला है वो उत्तर होगा, वह रात भर नहीं सोया। तो रात भर या चाहे कितना ही बड़ा वाक्य हो, सोना है वो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये अकर्मक क्रिया है। 4 फरवरी को होने वाली फर्स्ट शिफ्ट का अंतिम प्रश्न देखिए आप। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। मैं आपका अर्थ यहां स्वयं है। तो ये देखिए आप, इन्होंने मैं है वो पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक विकल्प में नहीं दिया। तो आपसे बात करेंगे, आपका मतलब स्वयं होता है, ये निजवाचक सर्वनाम है। आप पर ही सर्वनाम में प्रश्न पूछते हैं, आप यहां क्यों आए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है कि नेहरू जी नेता थे, आप लेखक भी थे, ये आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। और दूसरा है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं ये काम आप कर लूंगा। आपका अर्थ अगर स्वयं होता है तो ये निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, जिनमें आप भी है। आप मूल रूप से निजवाचक सर्वनाम है, और यहां ये निजवाचक सर्वनाम ही इसका उत्तर होगा। फिर अगला देखो, किस समूह के सही विलोम शब्द नहीं है? तो यहां आप देख रहे हैं पहला ही नहीं है। आदि का प्रारंभ नहीं होता है, अंत होता है। एक आप यहां भी ये भी ध्यान रखोगे, अथ अगर आ जाए तो इति होता है, और ये अगर आ जाए तो ये देखो अथ जो है वो उसको तद्भव माना जाएगा। वैसे तद्भव नहीं, तत्सम ही मानो आप। तिमिर का प्रकाश, तिमिर माने अंधेरा, अंधकार का भी प्रकाश, तम का भी आलोक, आलोक और प्रकाश हो सकते हैं। बंधन का मुक्ति, लेकिन अगर यहां आ जाए बद्ध तो बद्ध का हो जाएगा मुक्त। बद्ध का विलोम क्या होगा? मुक्त होगा। गौरव का लाघव, ये बिल्कुल सही है। गुरु का लघु, तो यहां विलोम शब्द का ये जोड़ा है वो ठीक नहीं है। उत्तर आदि प्रारंभ, ऐसे जोड़े के रूप में आए ना, तब आपको एक देख लेना है कि दोनों का अर्थ एक बार आप दिमाग में देख लो कि भाई इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, दोनों विलोम है या नहीं है। उनका ये सरलार्थ करके देख लें, यही इसका एकमात्र उपाय है। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला तो 10 प्रश्न हो गया। ये सेकंड शिफ्ट है। 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का हाल ही में जो पेपर हुआ है, हो सकता है कि पेपर जैसे एक ने बनाया हो तो थोड़ा बहुत उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इन जैसे प्रश्न आ सकते हैं, और वो आपको देखना है, यानी एक गैस के रूप में है। तो यहां पे ये देख रहे हैं पेपर का लगभग जो है वो पैटर्न और स्तर यही होगा। थर्ड ग्रेड का L1 और L2 की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको ये देखना है। और कुछ है ना वो देख भी लेते हैं वीडियो, ये ऐसे सारा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। अपने वीडियो कम ही लोग देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन तो होना चाहिए ना। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सभी कहते हैं, तो मैं भी कह देता हूं, ये व्यवसाय है, ये व्यवसाय की बात है। लेकिन फिर भी मैंने 40 प्रश्न है वो ढूंढे हैं 4 पेपरों में, फिर हिंदी का मैंने एक जगह उसका कलेक्शन किया है,
और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों को रिव्यू कर सके, यानी विश्लेषण भी आप देख सकें, दाएं बाएं भी देख सकें, यह मेरा उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, सबऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। यह पारिभाषिक शब्द L2 वाले पूरे ध्यान में रख लें। सबऑर्डिनेट तो अधीनस्थ, अधीनस्थ होगा, वरिष्ठ सीनियर होता है, ठीक है। तो यह अधीनस्थ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कौन होगा? अधीनस्थ होगा। फिर अगला देखो, निम्नांकित में से किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? ये टॉपिक आपके है नहीं, इसलिए मैं जल्दी बता देता हूं। राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है, लेकिन इनके इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। अधिसूचना है वो नोटिफिकेशन, ये क्या है? नोटिफिकेशन। और नोटिस है वो सूचना। अनुस्मारक है वो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होगा। और निविदा है वो टेंडर, ये टेंडर है। इसके अलावा देखो, परिपत्र है वो सर्क्यूलर, आर है ये लास्ट वाला आर, सर्क्यूलर। तो ये इंग्लिश वर्ड आप याद रखें इनका। फिर अगला प्रश्न, कुछ है वो ऐसे ही इसको ध्यान से नहीं दे, सीरियस नहीं लेते। फिर वो कुछ की ये कहानी है कि वो सीरियस कब लेते हैं? परीक्षा होने के बाद। परीक्षा होने के बाद ही तो ध्यान से वीडियो देखते हैं, ध्यान से नोट्स देखते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं प्रश्न तो वही आए थे और मैंने फिर पहले ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको सावचेत कर देता हूं, सावधान कर रहा हूं कि आप चौकन्ने हो जाएं और ये प्रश्न है, इनको ध्यान से देख लें। किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? तो योगीराज बिल्कुल सही है। देखो, समास संबंधी अशुद्धि कौन सी होती है? मात्रा वाली ये 2-3 चीजें होती हैं। ई की मात्रा आएगी, नहीं आएगी, आए मतलब किस तरह से है? तो योगीराज में देखो ये छोटी मात्रा आएगी, योगिन जोड़ राज, पक्षीराज है, योगी में बड़ी आती है। तो सामासिक पद बनाएंगे उसमें ये मात्रा छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं होगी। तो पक्षीराज हो चाहे पक्षी गण हो, कालिदास हो, इन सब में क्या है? मात्रा छोटी है। अहोरात्र बिल्कुल सही है। अहन जोड़ रात्रि, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? अहन जोड़ रात्रि। और ये होगा योगिन जोड़ राज। ये संधि विच्छेद बता रहा हूं, सामासिक रूप से यही माना जाता है सामासिक समास संबंधी शुद्धि। नवरात्रि ये गलत है, ये नवरात्र होता है, नवरात्र। चक्रपाणी सही है। तो ये देखिए आप 3 नंबर होगा, ये नवरात्रि नहीं होगा बल्कि ये नवरात्र होगा। पंचरात्र, नवरात्र ये द्विगु समास के उदाहरण है। और ये सामासिक पद जब भी हम बनाते हैं तो आपके एक ये भी है कि सामासिक पद वाले पूछ लेते हैं सामासिक पद। तो सामासिक पद कैसे? जैसे नवरात्रियों का समूह है, अब उसमें दोनों विकल्प दे देंगे, नवरात्रि, नवरात्र, नवरात्रा। तो यहां नवरात्र करना है, एक ही मात्रा आएगी। जैसे अहरनिशा नहीं होता, अहरनिश, अहरनिशा कहते हैं। तो यह भी समास संबंधी अशुद्धि है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में देखो पहला समास आपको करना था ऐलुक तत्पुरुष, लेकिन ऐलुक तत्पुरुष है वो विकल्प में नहीं है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। युद्ध में स्थिर रहने वाला है जो पांडवों में सबसे बड़ा भाई, वो क्या है? धर्मराज को ही क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। तो ये युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास। आपादमस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। आपादमस्तक, पैर से सिर तक, पैर से क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर या क्षणिक होता है। फिर आगे देखो, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? प्रश्न वही आ रहे हैं। हिमालय, मित्रता, गाय, एक विकल्प है वो इसमें छूटा है, तो वो है होली। ये यहां लिख लें आप, चाहे ये प्रिंट होने से रह गया, तो ये है होली। ये देखो आप, होली, दीपावली एक प्रसिद्ध किताब में भाववाचक संज्ञा के रूप में माना गया है कि दीपावली, होली ये त्योहारों के नाम है, वो भाववाचक संज्ञा में होने चाहिए। वो उनका विचार है, हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन परीक्षा में यही मानते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है
और आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मेरे अनुसार माननी है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए आप हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक है। मित्रता भाववाचक, ता प्रत्यय आ गए ना, गाय जातिवाचक और होली व्यक्तिवाचक। तो मित्रता इसका उत्तर हो जाएगा, ता प्रत्यय आ गया। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। मुसीबत के समय उपाय खोजना, चादर से बाहर पैर पसारना, छप्पर पर फूसा न होना, यानी फूस न होना, फूस न होना। काठ का उल्लू होना और आग लगने पर कुआं खोदना। तो मुसीबत के समय उपाय खोजना, ये आग लगने पर कुआं खोदना, और ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, फिर ये देखो, ये दूसरे भी हैं। चादर से बाहर पैर पसारना, तो चादर से बाहर पैर पसारना, ये कौन सा होगा? चादर से बाहर पैर पसारना, इसका है आमदनी से अधिक खर्च करना, आमदनी से अधिक खर्च करना। छप्पर पर फूस न होना, अत्यंत दरिद्र होना। फिर देखो, काठ का उल्लू होना जानते हो, वज्र मूर्ख, एकदम से मूर्ख, और ये हो ही गया आग लगने पर कुआं खोदना। फिर अगला देखो, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ये बार बार मैं समझा रहा हूं आपको कि अनु मात्रा छोटी आनी चाहिए, सही है। इसमें ऐषण में ऊपर मात्रा नहीं होनी चाहिए, गवेषणा हो ऐषण और ऐषणा, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो ये गलत है, बाकी ये सब में देखो मात्रा बड़ी आ गई और आ गई, तो छोटी बड़ी मात्रा का ध्यान रखना है। ये यण संधि है और इसका संधि विच्छेद ये होगा, वह का ऊ हो जाएगा, और यहां वही मात्रा आएगी जो इसके ऊपर है। तो वह के ऊपर ए ही है, ए ही नहीं है। तो गवेषणा हो तो गोजोड़ेषणा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अन्वेषण नहीं है ये परीक्षा में, लेकिन ये आ जाए गोजोड़ेषणा, ये ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। अयादि संधि है गवेषणा में, और अन्वेषण में कौन सी है? वैसे पहले याद आ गया ना, तो ये यण संधि है। अगला देखो आप, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, उदाहरण पूछेंगे इसमें। कौन प्रश्नवाचक है, कौन और क्या प्रश्नवाचक है। कोई है वो अनिश्चयवाचक है, कोई है वो क्या है? अनिश्चयवाचक। जिसका है वो संबंधवाचक है, और हम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। हम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो सीईटी का पेपर हाल ही में सीनियर सेकेंडरी लेवल का हुआ, उसके 10 प्रश्न ये थे। यानी हमारे प्रश्न 10 पहले प्रश्न है वो कौन से हैं? पहली शिफ्ट के, ये दूसरी शिफ्ट के, इस प्रकार से 20 प्रश्न हो गए। अब अगले प्रश्न देख लो आप, 21 से 30 तक प्रश्न देखिए आप। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। ये लू छोटा है, एलुक। एलुक का मतलब जो दिखता नहीं है, एलुक जो लुप्त हो जाए। तो जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। तो उसे यानी एलुक तत्पुरुष समास, ये यहां उत्तर हो जाएगा। यहां एक बार आप फिर से सुन लें कि रचना के आधार पर समास के ये तत्पुरुष समास है, उसके 4 भेद होते हैं। देखो कारकों के आधार पर तो 6 अलग हैं, कर्म से शुरू होकर के कहां तक? अधिकरण तक। वो तो हम विभक्ति के द्वारा पहचानते हैं, कारक चिन्हों के द्वारा पहचानते हैं। और यहां आप देख रहे हो कि एक जो होता है वो होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 4 भेद होते हैं। नए तत्पुरुष तो वो होता है जिसमें नहीं अर्थ आ जाए, ए अन ऐसे उपसर्गों से बना हुआ, जैसे अज्ञान है, अकारण है, अनावश्यक है, अनाहूत है, ये हो जाएंगे। और ये तो नए तत्पुरुष है। उपपद वो है जिसका दूसरा पद वो पूर्ण पद नहीं हो, जैसे जय, कर, दे, धी, यह है। जैसे जलज, जलद, ये उपपद तत्पुरुष है। और तीसरा भेद है वो लुप्त पद तत्पुरुष है, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। यहां एक पद समूह का लोप हो गया, पर चलने वाली। ऐसा अगर आए तो ये लुप्त पद तत्पुरुष है। और इसमें क्या है कि ये जो चौथा भेद है एलुक तत्पुरुष। तो एलुक तत्पुरुष का मतलब ये होता है कि जिसमें विभक्ति लुप्त नहीं होती है, विभक्ति लुप्त नहीं होती है। तो लुप्त नहीं होने का मतलब है कि जैसे मनसी जय, मनसी जय,
ये देखो आप, तो यहां ये विभक्ति है वो लगी रहेगी। ऐसे युधिष्ठिर है वो भी इसका उदाहरण है, सरसिज भी इसका उदाहरण है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, ये देखो विश्वम्भर, तो ये इसमें लगा हुआ है विश्वम्भर, या मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये देखिए आप, तो ये जो है ना वो इसमें लगा हुआ है। तो जो पहला पद है, ये देखिए जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, तो इस रूप में विद्यमान रहा, इसका मतलब ये कौन सा है, ऐलुक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। चिंटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, तो विनाश के लक्षण प्रकट होना। चींटी होती है ना, उसके पर आने का मतलब उसकी मौत आने वाली है, उसकी मौत है वो अभी नजदीक है, तो चींटी के पर लगना। अपने मारवाड़ी में भी कहते हैं ना कि अब चींटी के पांख आ गई, तो पांख आने का मतलब अब इसका विनाश निश्चित है, बहुत नजदीक है। किसी विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, किसी में नहीं, किस है ये, किस विकल्प में, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, ये शुद्ध है। शुद्ध में देखिए कृत कृत्य सही है, के सही है, औषध सही है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। श्रृंगार है वो, श्रृंगार है वो इसमें सही नहीं है, प्रिंट नहीं होता है, वैसे पेपर में सही है ये देखिए आप, श्रृंगार ऐसे सही है। संग्रहित सही है, अधिगृहित, अनुगृहित, एक के भी सही है। तदुपरांत सही है, तदुपरांत नहीं होता। तत्वावधान होता है, तत्वाधान नहीं होता। तत्व जोड़ अवधान, तद अनंतर होता है, ये भी सही है। ये 9 शब्द हैं वो शुद्ध हैं, श्रृंगार में आप करेक्शन कर लेंगे। कौनते सही नहीं है, कौनते सही कैसे होता है, ऐसे, ये कौनते, ए प्रत्यय, कुंती जोड़ ए है वो अपत्यवाचक प्रत्यय है। ये कृति ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है कृति। और कई में उल्टी लुगाई, उल्टी मात्रा, कहने मतलब जैसे ये केवल समझने के लिए, वैसे नहीं है। तो ये देखिए आप, ये तीनों चीज हो गई, कौनते, कृति और कई। इसमें उल्टी मात्रा का मतलब जैसे आई है वो पहले आएगा और ए बाद में आएगा, तो कई, ठीक है ना। वैद्य ही भी ऐसे ही होगा, तो ये अशुद्ध है। यहां प्रश्न को थोड़ा संशोधित कर लीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, सभी शब्द अशुद्ध हैं। अशुद्धि था उसमें, ये मिसप्रिंट हुआ है, तो अशुद्ध ये है, बाकी ये 9 के 9 है वो शुद्ध है। तो शुद्ध और अशुद्ध में ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हम हो सकते हैं। ये देखिए आप, क्रोध क्षणिक मान थोड़ा, और थोड़ा और बहुत होता है, ये परिमाणवाचक पर हमारी नजर जाती है, लेकिन क्रोध है उसका परिमाण नहीं होता, बल्कि ये तो भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें कौन सा होगा, गुणवाचक। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्षणिक शब्द यहां गुणवाचक विशेषण है। फिर अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है। अनुस्मारक है, रिमाइंडर अभी आपको बताया था, नोटिफिकेशन बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म। परिपत्र सर्कुलर होता है, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता, ये जो है ना वो सरकारी पत्र नहीं होता, ठीक है। प्रारूप होता है जो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, भाववाचक। तो मोहन व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक। गंगा और जयपुर दोनों ही व्यक्तिवाचक हैं। बचपन और योग्यता ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, यही उत्तर होगा। दूसरा देखो, पहाड़ और नदी ये जातिवाचक हैं दोनों, तो यहां उत्तर कौन सा है, बचपन। पन प्रत्यय और ता प्रत्यय आने से आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। अगला देखो, कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा है, ये बहुत संभावित प्रश्न होता है। तो धतूरा होता है, सोना होता है, गेहूं होता है, किरण नहीं होता। किरण है वो कनक का अर्थ नहीं है। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है, जब भी तीसरे को काटते हैं तो पहला बनाते हैं, और वैसा का वैसा बना दो। ये आधा है तो आधा बनाओ, ये देखो आधा हो गया,
और ये व्यंजन संधि है। क के बाद में घोष आने पर क का तीसरा यानी ग बन गया है। ऋक जोड़ वेद, दो वेदों की संधि विच्छेद पूछते ही रहते हैं। एक होता है यजुर्वेद, इसमें विसर्ग संधि है। यजुहु जोड़ वेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट देखो, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दुस्साहस में तो है दुस उपसर्ग या दु है उपसर्ग। प्रत्यय रहित, तो ये प्रत्यय रहित, ये पहला है वो प्रत्यय रहित है, पहला हो जाएगा। इसमें उपसर्ग है, ये वान प्रत्यय है, ये वत प्रत्यय है, ये कार प्रत्यय है, बाकी तीनों में प्रत्यय है। 30वां प्रश्न, पथ भ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट, अलग, भ्रष्ट माने अलग होना या गिरना, गिरने से अर्थ होता है, तो ये अपादान तत्पुरुष है। पथ भ्रष्ट है वो क्या है? अपादान तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट। एट फर्स्ट ही लिखवाता हूं, ये मैं लिखवाया हुआ है, देख लो। जिन्होंने मेरे से पढ़ा है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उनको जरूर ही आया होगा कि पथ भ्रष्ट पहला ही शब्द था समास में। नहीं है तो आप देख लो चाहे उसमें। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? जब उपसर्ग हो तो संधि विच्छेद करके उपसर्ग छांटे, तो यहां प्रति उपसर्ग आ जाएगा। यण संधि है और प्रति उपसर्ग है, ये कोई उपसर्ग नहीं होती, ये तो दोनों उपसर्ग होते ही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, सौदामिनी का शुद्ध रूप है, ये अच्छा पूछा, हट करके पूछा थोड़ा। तो ये देखो सौदामिनी, ये सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द है और ऐसे लिखते हैं इसको। दामिनी का अर्थ भी बिजली है। मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर तद्भव है, मयूर तत्समय। केकी भी होता है, सारंग भी होता है, केसरी नहीं होता, ये शेर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। वह श्याम से पत्र लिखवाता है, तो ये तो द्विकर्मक क्रिया है। और यहां पे एक चीज और याद रखोगे, लिखवाता है वानायन है, तो ये द्विप्रेरणार्थक, ये देखिए आप द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थ क्रिया में भी द्विप्रेरणार्थक है, इसमें दो कर्म है। पूजा पूजा कर रही है, ये भी क्या का उत्तर आ रहा है? सकर्मक क्रिया है। हेमलदेव हंसना आ गया ना, मैंने आपको 7 बताई थी, उनमें से ही आएगा प्रश्न, लगभग तय है। माताजी कपड़े धो रही हैं, ये भी सकर्मक है। और ये प्रेरणार्थक क्रिया और आपको याद रखनी है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। और उनमें से प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो यानी प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक या द्विप्रेरणार्थक। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें 2 कर्म होते हैं और द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगला देखो, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? आप आ गए ना, फिर मैं अपने आप चली जाऊंगी, ये देखो आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। वह चली गई, यहां मैं है वो उत्तम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, हम उत्तम पुरुष है। और यहां देखो, आप बीमार हो गए, तो ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष ही पूछा है ना, जब अर्थ यू हो तो मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 भेद, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक को संस्कृत में प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अगला देखो, रीइंबर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रतिपूर्ति। यह आपको याद ही रखना, कोई उपाय नहीं। प्रतिपूर्ति, रीइंबर्स। अगला देखो, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास तो दाल रोटी में है, जीवन मरण में है, शुभ आगमन में नहीं है। ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। कंद और मूल, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। जीवन और मरण, दाल और रोटी, दाल रोटी आदि भी है, तो भी द्वंद्व तो है ही। निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द समूह है। यहां आप थोड़ा सा के कॉमन सेंस से अगर प्रश्न करें तो बहुत सरल प्रश्न है कि गो का अर्थ गाय नहीं होता, बैल भी होता है, और बैल एक में ही है। ये देखो आप, स्वर्ग सूर्य बैल,
ये गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे गो है वो हम इंद्रिय है ना, इंद्रियों को भी गो कहते हैं। गो है वो इंद्रिय को भी कहा जाता है, आंख को भी कहते हैं, गाय को भी कहते हैं, बाण, बाल, भूमि, ये भी गो के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर अगला देखिए, छप्पर पर फूस न होना, ये पहले बता दिया मैंने। मुहावरे का सही अर्थ देखो, पहले वाला पेपर अगर किसी ने देखा तो एक तो आ ही गया ना प्रश्न। छप्पर पर फूस न होना, विकल्प का पूरा विश्लेषण करना जरूरी होता है। छप्पर पर फूस न होना, इसका मतलब है अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना, यह मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है, मुहावरा है। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है, ज्ञापन के विषय में असत्य कथन, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये देखिए आप, तो ये कोई खास नहीं, थर्ड ग्रेड में ये टॉपिक नहीं है। ज्ञापन में न महोदय संबोधन होता है, न बहुधीय स्वनिर्देशन। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, सही है। ज्ञापन एक ही मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ का अधिकारी अथवा कर्मचारी को दिया जाता है, ये भी सही है। ये सही नहीं है, किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, ये ज्ञापन नहीं होता। तो ये थे 40 प्रश्न। 40 प्रश्नों का विश्लेषण मैंने आपको बताया है। हाल ही में सीईटी की एग्जाम जो हुई है उसमें से ये 40 प्रश्न बोर्ड द्वारा दिए गए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, और यही एजेंसी जो है वो थर्ड ग्रेड की एग्जाम ले रही है, L1 और L2, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पर थोड़ा देख लें, दाएं बाएं देख लें। कोई अगर विश्लेषण नहीं भी हो पाया तो आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं, तो आप उसमें देख लें या आप कमेंट करें। और वैसे आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, GS हिंदी क्लासेज, टेलीग्राम से आप जुड़ें, दूसरों को जोड़ें, अपना चैनल ठीक चले और आपको उपयोगी जानकारी है वो मिलती रहे। और आपने तो कम से कम देखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।